नमस्कार दोस्तों, वेद मैया कैरियर एकेडमी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 हमारे अतीत का चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी कि दोस्तों आज हम इस प्रकरण में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, भारत का पहला सशक्त सैनिक विद्रोह जिसे कहा जाता है, वह 1857 और उसके बाद क्या परिस्थिति पैदा हुई हमारे देश में, उसके बारे में हम आज बहुत कुछ जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1857 का स्वतंत्र संग्राम ये बुक लिखी थी दामोदर विनायक सावरकर। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस वक्त उस बुक को पब्लिश नहीं होने दिया था। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि 1857 का स्वतंत्र संग्राम, इनके लेखक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीर सावरकर। यहाँ आप एक चित्र को देख रहे हैं। यह चित्र में आपको दिखाई देता है कि सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। 1857 का विद्रोह होने का कारण क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि उस वक्त जब एनफील्ड राइफल शामिल की गई, तब एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और डुक्कर की चर्बी को लगाया गया था, और ये दोनों हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और इसी के चलते सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो देखते हैं दोस्तों, पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इस नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती या तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का परवाना दिया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सन 1600 में जब एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर पारित किया, तब भारत में अकबर का शासन था। दोस्तों, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी में चार्टर पारित हुआ, तब भारत में किस मुगल का शासन था? तो अकबर का। और जब 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत में आए और व्यापारी कोठी की स्थापना की, तब भारत में जहांगीर का शासन चल रहा था। जहांगीर, ये बात हम याद रखेंगे। नवाबों की छिनती सत्ता। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा चुने, राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे।
अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सन 1853, तो सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने विलय नीति अमल में लाई और उन्हीं विलय नीति के चलते ये दोनों निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। दोस्तों, ये बात हम ज़रूर याद रखेंगे कि अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से कौन सी रियासत थी, तो अवध। सन 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। दोस्तों, ये है लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हम याद रखेंगे कि आधुनिक भारत के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। सन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक थे। दोस्तों, ये बात भी हम याद रखेंगे कि अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। और पहले मुगल शासक कौन थे, तो पहले मुगल शासक थे बाबर, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। और इब्राहिम लोदी के हारने से ही दिल्ली के तख्त पर मुगल शासन की स्थापना हुई और ये शासन की स्थापना की थी बाबर ने। और बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल शुरू हुआ। उसमें अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया गया। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब गवर्नर जनरल कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसरॉय भी बने, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम वायसरॉय भी बने। और उन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटों को बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने ही हत्या कर डाली थी। आगे देखते दोस्तों, किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाती थी। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। समुद्र पार को अपशुकन माना जाता था दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार, हम जानते हैं दोस्तों 1814 से 1818 यानी कि पहला वर्ल्ड वार हुआ था। उन दिनों समुद्र पार जाने को बाध्य किया गया था। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला,
तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग समुद्र को लांघ कर जाने को अपशकुन यानी कि उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे ऐसा मानते थे। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ऐसा कानून 1856 में बनाया गया। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों यानी कि समुद्र लांघ कर जाना और अपने गांवों को छोड़कर भी आए थे और अपने धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाने के डर, ये सारे डर और खौफ सिपाहियों में फैल गए। इधर देखते हैं कि अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। दोस्तों, हम जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया था सन 1829 में। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने का और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया, यानी कि ये धर्मांतरण भी करना चाहते थे। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को मालूम हो गया। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जनता की नज़र से देखते हैं तो उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। तो दोस्तों, मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ कि यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर वे नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 31 मई इस तारीख को चुना था इस विद्रोह को करने के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि 10 मई को विद्रोह स्टार्ट हो गया और ये विद्रोह का सफल न होने का भी एक कारण है। तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी।
और स्रोत 2 देखते हैं दोस्तों। जल्दी ही टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास बढ़ गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेजों सबको ईसाई बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझ घर चले जाने की हिदायत दी। ये सीताराम पांडे ने लिखा है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह किसे कहते हैं? तो जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत, यानी कि 10 मई को शुरुआत हुई थी, भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया गया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा संघर्ष था।
मेरठ से दिल्ली तक। आप यहाँ पे यह चित्र देख रहे हैं, यह चित्र 3 जुलाई 1857 का है। इसमें सिपाही मेरठ से दिल्ली आ गए, 3000 सिपाही थे जो मेरठ से दिल्ली आ गए और पूरी रात उन्होंने युद्ध किया और कैवेलरी लाइन में ये युद्ध हुआ और कैवेलरी चौकी को धावा बोल दिया था। देखते हैं दोस्तों, मेरठ से दिल्ली तक। तो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैराकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे, जिन्होंने पहला विरोध किया और 1857 के विद्रोह का पहला शहीद जिन्हें माना जाता है वह है मंगल पांडे, और उनके साथ ही फौजी अभ्यास करने वाले सभी सिपाहियों ने विरोध किया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर भी हमला किया और उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था और वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता चुना, तब सिखों ने विरोध किया और सिख जा कर के अंग्रेज़ों से मिले। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली में पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ की अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। जब बहादुर शाह जफर ने यह मांग मानी, तो बहादुर शाह जफर ने अपनी बीबी के कहने पर यह मांग मानी थी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है
तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। तो दोस्तों, बगावत फैलने लगी, यहाँ से हम दूसरे पार्ट में देखेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप एक ही पार्ट में वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं, ताकि मैं एक ही पार्ट में आपको पूरा वीडियो बता सकूं। यानी कि ये जो चैप्टर है वह एक ही वीडियो में समाप्त कर सकूं। लेकिन दोस्तों, ये आधा भाग का वीडियो बनाया तो भी 25 और 26 मिनट का वीडियो हुआ। अगर पूरा चैप्टर लूँगा तो मैं मानता हूँ कि यह एक आध घंटा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप आधा पढ़ना चाहते हैं, यानी कि 2 पार्ट में, यानी कि और 1 पार्ट में, तो आप ज़रूर से मुझे बताएं, तो मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।